गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ तक अस्तित्व में था। अपने चरम पर लगभग 319 से 467 ईसा पूर्व तक इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को कवर किया था। इस अवधि को कुछ इतिहासकारों द्वारा भारत का स्वर्ण युग माना गया है। मौर्य वंश एवं शुंग वंश के पतन के बाद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हुई थी। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का कुछ हद तक प्रयास किया था, लेकिन मौर्य वंश के पतन के बाद नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को दिया जाता है। गुप्त कालीन इतिहास की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उस काल के अभिलेख हैं। यूँ तो गुप्त काल के 50 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु उनमें से कुछ का ऐतिहासिक महत्व अधिक है। गुप्त काल के प्रथम 3 शासक श्रीगुप्त, घटोत्कच एवं चंद्रगुप्त प्रथम के अभी तक कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुई है। तो आइए दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के इतिहास के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से ये पता चलता है कि गुप्तों का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। कुछ इतिहासकार का ऐसा मानना है कि गुप्त वंश के प्रथम राजा का नाम केवल गुप्त था और श्री की उपाधि उसने राजा बनने के बाद धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच राजगद्दी पर बैठा। हालांकि प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश के प्रथम राजा बताया गया है और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का राजा बना। चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया तथा मगध उनके सीमांतवर्ती क्षेत्र में आ गया। चंद्रगुप्त ने जो सिक्कों का चलन करवाया उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र अंकित होते थे। इससे पता चलता है कि लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उनका बेटा समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में समुद्रगुप्त को नामित किया जाता है। समुद्रगुप्त को कभी कोई हरा नहीं पाया, इसी वजह से उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि और संगीतकार भी था। हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। हरिसेन द्वारा रचित प्राग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, राज्य विजय और साम्राज्य विस्तार के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष का काल माना जाता है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा रामगुप्त राजा बना, लेकिन वह निर्बल एवं कायर था। वह शक्स शासकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकराज को भेंट में दे दिया था। लेकिन उनका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही वीर एवं स्वाभिमानी व्यक्ति था। चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी की वेश में शकराज की महल में प्रवेश किया और मौका पाते ही शकराज की हत्या कर दी। तत्पश्चात उन्होंने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और महारानी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती की विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था और इसी तरह
चंद्रगुप्त ने बकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति से शकों का उन्मूलन किया था। शकों पर विजय के बाद उसका साम्राज्य न केवल मजबूत बना बल्कि पश्चिमी समुद्र बंदरगाहों पर आधिपत्य भी स्थापित हुआ। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया तथा सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियन भारत की यात्रा की थी। उसने भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को कला और साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे और वो नवरत्न है कालिदास, धन्वंतरी, खफनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरफर, बरहामिहिर और भारुची। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका बेटा कुमारगुप्त प्रथम राजा बने। कुमारगुप्त प्रथम 40 वर्षों तक शासन किया था। उसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह से रक्षा की, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल शांति और सुव्यवस्था का काल था। इसने अपने साम्राज्य का अधिक संगठित और सुशोभित बनाए रखा। लेकिन कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम क्षण में शांति नहीं रही। इस काल में पुष्यमित्र ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध का संचालन कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त ने किया था। पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठे। उसने पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। स्कंदगुप्त इस राजवंश की आखिरी शक्तिशाली सम्राट था। उसने 12 वर्षों तक शासन किया था। स्कंदगुप्त का शासन बड़ा उदार था, जिसमें प्रजा पूर्ण रूप से सुखी और समृद्ध था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा होने के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। उसने 2 महीने के भीतर अतुल धन व्यय करके उस झील का बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों, स्कंदगुप्त के शासनकाल में संघर्षों की भरमार लगी रही। सेतहुनों के नाम से पुकारे जाने वाली उनकी एक शाखा ने हिंदुकुश पर्वत पार करके फारस तथा भारत की ओर रुख किया। उन्होंने पहले गांधार पर कब्जा किया और फिर गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी, पर स्कंदगुप्त ने उन्हें करारी शिकस्त दी और हुनों ने अगले 50 वर्षों तक अपने को भारत से दूर रखा। दोस्तों, 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। हालांकि इसके बाद भी 100 वर्षों तक साम्राज्य का अस्तित्व बना रहा। इसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय, नरसिंहगुप्त, बुधगुप्त और विष्णुगुप्त ने शासन किया था। सेतहुनों ने 512 ईस्वी में तोरमान के नेतृत्व में फिर हमला किया और ग्वालियर तथा मालवा तक के एक बड़े क्षेत्र पर आधिपत्य कायम कर लिया था, और जिसके बाद 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का हमेशा के लिए पतन हो गया।